माई नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा युग जब इंडस्ट्रीज आई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी, इसके पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी, राइट। तो आज हम शुरू करेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक पेंटिंग दिखाई हुई है। थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ाऊंगी ये चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले आपको एक पेंटिंग दिखाई हुई है और इस पेंटिंग के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। डॉन ऑफ द सेंचुरी ये पेंटिंग का नाम है, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है किसकी पेंटिंग है, किसने बनाई थी ये, डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। और पब्लिश की गई थी बाय E.T. पॉल, म्यूजिक को, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, 1900। इसको एज इट इज़ याद करो। और अब इसकी नीचे से आपको जो पूरा इसके बारे में बता रखा है वो आप कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है, समझ लेते हैं। इन 1900 अ पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर थे E.T. पॉल, ठीक है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन बन सकता है। और इन्होंने क्या किया था, प्रोड्यूस की थी म्यूजिक बुक, ठीक है। और क्या किया था, दैट हैड अ पिक्चर ऑन द कवर पेज। और एक म्यूजिक बुक के ऊपर, ठीक है, म्यूजिक बुक के जो ऊपर है कवर पेज पर ये जो पेंटिंग है इन्होंने बनाई थी। द डॉन ऑफ द सेंचुरी, क्या मतलब होता है डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई सदी का उदय, राइट। बिल्कुल टाइम पीरियड जो था वो चेंज हो रहा था, इंडस्ट्रीज आ रही थी, लोगों की जिंदगियां बदल रही थी। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रॉम द इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है इस पिक्चर में एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर क्या बना हुआ है, गॉडेस लाइक फिगर, एक देवी की तरह एक पिक्चर बनी हुई है, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। और ये क्या है, ये एंजल है प्रोग्रेस की, ठीक है। ये दिखा रही हैं क्या है ये, कि प्रोग्रेस कैसे हो रही है, उनकी देवी है। जैसे पढ़ाई की देवी होती है लक्ष्मी, जो पैसे की देवी होती हैं वो पढ़ाई की देवी होती है सरस्वती जी, ऐसे ही एंजल ऑफ प्रोग्रेस दिखाई हैं। बियरिंग द फ्लैग इन द न्यू सेंचुरी, इनके हाथ में नई सेंचुरी का फ्लैग है। शी इज जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विद विंग्स। और ये क्या कर रखा है, उनका एक पाँव जो है वो पंखे वाले पहियों पर टिका हुआ है। आप देख सकते हो एक पैर जो है, आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है, वो कैसे टिका हुआ है, बिल्कुल उनका पहिए पर, पंखों वाले पहिए पर वो टिका हुआ है। हर फ्लाइट इज़ टेकिंग, मतलब वो क्या है, उड़ान भर रही हैं, ठीक है। हर फ्लाइट इज़ टेकिंग इनटू द फ्यूचर, अब वो फ्यूचर में जा रही हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है, बिकॉज वो औद्योगिकरण के युग में जा रही हैं, ठीक है। फ्लोटिंग अबाउट, मतलब वो फ्लोट कर रही हैं। बिहाइंड आर, इनके पीछे अगर हम देखते हैं, आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस। आपको प्रोग्रेस के साइन आप देख सकते हो, रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। तो आपको ना पूरा यहाँ से याद करना पड़ेगा द इल्यूस्ट्रेशन से, ठीक है। द इल्यूस्ट्रेशन से पूरा पैराग्राफ आपको याद करना पड़ेगा। एट द सेंटर क्या है पिक्चर के, गॉडेस लाइक फिगर है, आपको एंजल ऑफ प्रोग्रेस ही है। इनके हाथ में नई सेंचुरी का फ्लैग है, वो बहुत जेंटली जो है वो किसके ऊपर है, उनका एक पाँव जो है वो पंखे वाले पहियों पर टिका हुआ है, ठीक है। सारी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और वो आगे क्या दिखा रही हैं, वो किस तरफ आगे बढ़ रही है, फ्यूचर की तरफ। और फ्लोट कर रहा है, क्या हो रहा है, मतलब फ्लोटिंग अबाउट, उनके पीछे क्या आना चाहिए, उन्नति के जो चिन्ह है वो फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर, मतलब उनके पीछे फ्लोट कर रहे हैं क्या, उन्नति के चिन्ह। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क्ड इन अ पिक्चर। अब ये जो ग्लोरिफिकेशन है ना, इतना इस मशीनों का और टेक्नोलॉजी का, इज मोर मार्क्ड, इसके अंदर मतलब एक और पिक्चर वो दिखाएंगे उसमें और ज़्यादा मार्क्ड है। विच अपीयर्ड ऑन द पेजेस ऑफ द ट्रेड मैगजीन। ट्रेड मैगजीन के, ध्यान रखना, ट्रेड मैगजीन के कवर पेज पे 100 ईयर्स एगो क्या बना था, एक और पिक्चर बनी थी। इट शोज 2 मैजिशियंस, इसने 2 मैजिशियंस के बारे में दिखाया था, ठीक है। द वन एट द टॉप इज अलादीन। अब अगले पेज पे हम देखेंगे एक मैगजीन, पहले इतना पढ़ लेते हैं। उस पर 2 तरीके की पिक्चर है। एक साइड क्या बना है उस पिक्चर, मतलब एक साइड उसी पिक्चर का पार्ट है कि जिसमें अलादीन दिखाया है फ्रॉम द ओरिएंट। ओरिएंट वर्ड का मतलब आपको पूछ लिया जाता है, ओरिएंट का मतलब होता है वो कंट्रीज जो कि किस तरफ हैं भाई, ईस्ट ऑफ मेरिडियंस के साथ हैं, भूमध्य सागर के ईस्ट में है। यूजुअली रेफर करते हैं एशिया को। और ये जो टर्म आती है ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट्स के हिसाब से है, जो हमारी तरफ देखते हैं ना, वेस्टर्न के लोग हमारे को कैसे देखते हैं कि हमें बोलते हैं ओरिएंट है, एशिया साइड के लोग जो हैं वो ओरिएंट कहलाते हैं उनके हिसाब से। दैट चीज़ दिस रीजन एज प्री मॉडर्न, वो हम लोगों को कैसे देखते हैं कि हम ना प्री मॉडर्न है, हम ट्रेडिशनल हैं। और वो थोड़ा कैसे देखते थे, इन्हें मिस्टीरियस टाइप के, है ना, रहस्यमय। तभी वो अलादीन की पिक्चर बनाई उन्होंने, कि जादू वादू क्या है, रहस्य से रिलेटेड वर्ड हो गया। चलो कम टू द नेक्स्ट पेज। द वन एट द टॉप अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट अ ब्यूटिफुल पैलेस। एरेंट बना देता था, ये जो अलादीन है बहुत बड़ा पैलेस बना देता था, महल विद दिस मैजिक लैम्प, अपने मैजिक लैम्प से। द वन एट द बॉटम, अगर हम देख रहे हो बॉटम में किस चीज़ के, ये पिक्चर भी आपको डिटेल में अच्छे से आ सकती है। और पिक्चर्स टिक मार्क में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए ध्यान से समझ लेना। बॉटम में आपको क्या दिखा रखा है भाई, मॉडर्न मैकेनिक दिखा रखा है। एक मॉडर्न मैकेनिक हु इज विद क्या है वही, इज मॉडर्न टूल्स, जिसके हाथ में अपने मॉडर्न टूल्स हैं, जो कि वीव कर रहा है, वीव्स अ न्यू मैजिक, नए नए मैजिक कर रहा है। क्या बना रहा है वो ब्रिजेस बना रहा है, वो शिप्स बना रहा है, वो टावर्स बना रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहा है। अब अलादीन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ईस्ट, है ना, ईस्ट की साइड का, क्योंकि अलादीन जो है ईस्ट की साइड का और पास्ट को दिखा रहा है। अलादीन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट की साइड और पास्ट को। जबकि जो हमारा मैकेनिक है वो किसको दिखा रहा है, वेस्ट की, है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं
उनको दिखा रहा है और मॉडर्निटी को शो कर रहा है, ये बात आ सकती है। और ये जो इमेज है ना, ये दिखाती है, घोषणा करती हैं कि भाई मॉडर्न वर्ड आ गया। ये जो मशीन, जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, इसको आप मार्क कर लेना, बिल्कुल आपको ना जैसे लिखना होगा इसको। और विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजी। अगर हम इधर बात करें इस गाथा में, ये जो पिक्चर आपको दिखा रखी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किस चीज़ को एसोसिएट करा रही है कि भाई रैपिडली टेक्नोलॉजिकली चेंजेस आते जा रहे थे, बहुत नए नए आविष्कार हो रहे थे, मशीनें आ रही थी, फैक्ट्री बन रहे थे, रेलवे, स्टीमशिप्स, ये सारी चीज़ें आ रही थी। और हिस्ट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है ना, वो सिंपली किस चीज़ की स्टोरी है। अगर हम कहें इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री बताओ तो किस चीज़ की हिस्ट्री बताती है? ये हिस्ट्री बताती है आपको कि भाई डेवलपमेंट की हिस्ट्री, ठीक है। और जो मॉडर्न एज है वो अपीयर कैसे हो रही है, जैसे कि वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो मॉडर्न एज है वो बहुत बढ़िया टाइम है किसका भाई? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का। द इमेज जो है वो एसोसिएशन है, वो नाउ बिकम द पार्ट ऑफ पॉपुलर इमेजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर से ना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगी जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो यहाँ से नीचे से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे वन पार्ट से केवल इतने क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये इमेज क्या कहती है, इस इमेज में क्या और पीछे वाली इमेज में क्या है। अब आ जाओ फटाफट अपने इंपॉर्टेंट पोर्शन पे। जब पूरी डिटेल वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगी, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इधर एक और चीज़ रहेगी भी, इस पिक्चर के बारे में देख लो कि टू मैजिशियंस के पब्लिश हुई थी इनलैंड प्रिंटर के द्वारा 26 जनवरी 1901 में, ठीक है। इतना आ सकता है यहाँ से, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर हम बात करें कि जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता तो उसके पहले का टाइम पीरियड अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? फैक्ट्री इंडस्ट्रीज से होता है। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तो हम क्या कहते हैं भाई? फैक्ट्री की प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर की उस समय, और हमारा मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल वर्कर का मतलब हमारे लिए होता है केवल फैक्ट्री वर्कर, जबकि इंडस्ट्रियल वर्कर का मतलब फैक्ट्री वर्कर नहीं होता। फैक्ट्री जब तक नहीं सेटअप हुई थी ना, उससे पहले भी इंडस्ट्रीज चलती थी। तो हिस्ट्रीज क्या कहती हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो कहते थे जब फर्स्ट फैक्ट्री बनी थी, जबकि ऐसा नहीं है। वो यहाँ नीचे बता रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है इस आइडिया के साथ, बिकॉज इंडस्ट्रीज जो थी इसके पहले भी चला करती थी, इवन बिफोर फैक्ट्रीज जो थी, जब तक ये डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड की भूमि पर नहीं पहुंची थी, यूरोप की भूमि पर नहीं पहुंची थी, उसके भी पहले से वो बता रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, बहुत लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और ये बेस होता था, कोई फैक्ट्री पे बेस नहीं होता था, क्योंकि फैक्ट्री तो तब तक आई भी नहीं थी। तो मैनी हिस्टोरियंस नाउ इस टाइम को क्या कहते हैं? जबकि इंडस्ट्रीज आई नहीं थी फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, मतलब फैक्ट्री नहीं आई थी, इंडस्ट्रीज तो थी, फैक्ट्री नहीं आई थी, फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, वो बोल रहे हैं। तो ये हमारा टाइम पीरियड कहलाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं 17 और 18 सेंचुरी में। तब मर्चेंट्स क्या करते थे? जो मर्चेंट्स जो होते थे, यूरोप के टाउन्स के मर्चेंट जो होते थे, वो क्या करते थे? गांव की तरफ जाते थे, सप्लाई करते थे उनको क्या मनी, किसको दे देते थे? ये मनी किसानों को दे देते थे, आर्टिशंस को दे देते थे। एंड परस्यूडिंग दैम, मतलब उनको उकसाते थे, कहते थे करने के लिए क्या भाई कि आप प्रोड्यूस बनाइए इंटरनेशनल मार्केट के लिए। यानी आप अपने घर में मान लीजिए आपकी मूर्तियाँ बहुत अच्छी हैं, आपकी टोकरियाँ बहुत अच्छी हैं, आपका कपड़े का कोई काम बहुत अच्छा है, जो हाथ से भी आप काम कर सकते हो वो अच्छा है, तो उसके लिए ना पहले पैसे दे दिया करते थे। ऐसा कोई उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, ये वो वाली बात नहीं कर रहे, ये वो उधार दे रहे हैं, बस कहते थे आप पैसा रखो, हमारा माल तैयार रखना है। पैसे पहले मिलते थे तो ये लोग बड़े खुश हो जाते थे, चलो भाई पैसे तो आ ही गए ना हमारे, आपको नुकसान में तो हम जाएंगे नहीं बाद में, ठीक है। अब क्या होता था? जब एक्सपेंशन हुआ ना वर्ल्ड ट्रेड का, और जब अधिग्रहण करा, जब क्या हुआ, जब ना बाहर के जो देश होते थे, जो जैसे ब्रिटेन वगैरह, इन्होंने क्या करा? जगह जगह अपनी कॉलोनियाँ बनानी स्टार्ट करी। जब कॉलोनियाँ बनी, एक्विजिशन हुआ, यानी कि ज़मीनों को उन्होंने अधिग्रहण करना शुरू किया, कॉलोनीज बनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग डिमांड हो गई थी गुड्स की। लेकिन जो मर्चेंट थे वो अपना ना एक्सपेंशन बढ़ा नहीं पा रहे थे टाउन्स में। अब टाउन्स में नहीं बढ़ा पा रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भाई टाउन्स में ऐसा क्या प्रॉब्लम थी कि नहीं गाँव में जाना पड़ा था, कंट्री साइड जाना पड़ा था, तो टाउन्स में बने हुए थे गिल्ड्स, ठीक है। अब गिल्ड बने हुए थे तो क्या हो रहा था? गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप, पावरफुल जितने भी जो वो गिल्ड थे ना बड़े पावरफुल थे। गिल्ड का मतलब हो गया ट्रेडर्स ने ना अपना ग्रुप बना रखा था। जैसे अब क्लास के पावरफुल बच्चे अपना एक ग्रुप बना ले, उसको भी गिल्टी बोलेंगे। मैथ के बच्चे होशियार हैं, वो ग्रुप बना ले, बोलते हैं ये भी एक मैथ के होशियार बच्चों का गिल्ड है। तो गिल्ड तो कोई भी बना सकता है। तो उन्होंने क्या कर रखा था? जो अर्बन क्राफ्टमैन वगैरह थे, उन्होंने क्या कर रखे थे? अपने ट्रेड गिल्ड बना रखे थे। अब जब इनके ट्रेड गिल्ड थे तो नए प्रोड्यूसर्स घुस ही नहीं पाते थे, तो एसोसिएशन होती है। गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, यहाँ से वर्ड याद कर लेना। एसोसिएशन क्या होता है भाई? ग्रुप एक तरीके से। तो प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करते थे चीज़ें, उनका बन गया था, और ये ट्रेंड कर लेते थे क्राफ्टमैन को, मेंटेन करते थे पूरा कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन होगा, पूरा रेगुलेट करते थे कंपटीशन और प्राइजेस। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिल्ट जो थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या काम थे, वो क्या काम करते थे, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, नई एंट्री नहीं होने देते थे, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं चाहते थे और ज़्यादा ये। तो जो रूलर जो थे
अब जो राजा थे उस समय उन्होंने भी क्या कर रखा था, गिल्ड्स को मोनोपोली दे रखी थी कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा ये जो ग्रुप है ना, चलो मान लो ये कपड़े बनाने का काम करता है तो तुम ही करोगे ये वाले, या तुम टोकरी बनाने का काम करते हो तो ठीक है, हम किसी और को नए को घुसने की कोई परमिशन नहीं देंगे। तो रूलर भी ने सपोर्ट करते थे, तो डिफिकल्ट हो गया भाई मर्चेंट्स का कि वो अपने बिजनेस को टाउन्स में लेके जाए। टाउन्स में तो नए किसी को काम ही नहीं करने देते थे, तो फिर ये कंट्री साइड पर चले गए। जब कंट्री साइड में गए तो क्या हुआ, जो पुअर पीजेंट्स थे या आर्टिशंस थे उन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू किया। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई इन्होंने काम करना क्यों शुरू किया, तो अब आपने देखा होगा अभी टेक्स्ट बुक में हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि क्या हुआ था उस समय पे, ओपन फील्ड जो थी वो तो डिसअपियर हो गई थी, मतलब खुले हुए खेत तो लोगों के पास रहे नहीं थे ज़्यादा, वो थे नहीं। और जो कॉमन जो जगहें होती है ना, जहाँ अपने जानवर चरा सकते हैं या जा सकते हैं लकड़ी बीनने, चारा लेने या कोई भी काम के लिए, वो क्या हुआ था, क्लोज कर दिए गए थे, है ना। कॉलोनीज बनने लगी थी, तो जो रूलर्स नए होते होंगे उन सब ने ये सब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा ली होंगी। तो क्या हुआ, जो कॉटेजर्स थे, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री से समझते ना, कपड़े वगैरह घर में बनाते थे या फिर छोटे मोटे काम करे, कुटीर उद्योग करे, पापड़ बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं छोटे मोटे, जो कॉटेजर्स थे और पुअर पीजेंट्स थे ना, हु हैड अर्लियर, वो तो डिपेंडेंट थे कॉमन लैंड पे अपने सर्वाइवल के लिए। वो क्या करते थे भाई, कॉमन लैंड पे जाकर अपने लिए फायरवुड इकट्ठा करते थे, शाम को चूल्हा जलता होगा ना उसके लिए बेरीज इकट्ठा करते थे, वेजिटेबल्स इकट्ठा करते थे, या हे मतलब क्या लाते थे, भूसा लाते थे, स्ट्रो मतलब क्या होता है, चारा लाते थे अपने जानवरों के लिए। अब इनके पास तो कोई अल्टरनेटिव सोर्स उनको ढूंढना पड़ा कि भैया इनकम तो कहीं और से करनी पड़ेगी। ये सब तो हो गया कि भाई ना तो हमारे पास आज क्या है, ओपन लैंड्स हमारी बची हुई हैं, हमारे मतलब ओपन कॉमन क्या है, ये जो हमारा ओपन फील्ड नहीं है अब, है ना, वो भी डिसअपियर हो गई, कॉमन जो है वो भी इनक्लोज कर दी गई, बंद कर दी गई। अब क्या होता है, बहुत सारे ना छोटे छोटे प्लॉट्स हुआ करते थे, दैट कुड नॉट प्रोवाइड वर्क। अब मैनी हैड टाइनी प्लॉट्स, बहुत सारे लोग थे जिनके पास ना छोटे छोटे प्लॉट हुआ करते थे, पर वो वर्क फॉर ऑल मेंबर्स हाउस होल्ड्स, मतलब ये सब तो सबको तो काम नहीं मिल सकता ना छोटे से लैंड पर। सो व्हेन द मेंबर्स, जब मर्चेंट्स इनके पास आए, उन्होंने मर्चेंट्स ने एडवांस दिया इन लोगों को, तो पीजेंट्स जो थे वो बढ़िया एकदम खुश हो गए। उन्होंने कहा बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम काम कर लेंगे बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स। अब क्या होने लगा, अब ये मर्चेंट्स ने काम करना क्यों स्वीकार किया, अब ये बात समझो कि यहाँ से भी पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि वो ना वो समझ गए कि अब हमें ना कंट्री साइड भी अपने गाँव में ही रह सकते हैं, हम अपना जो छोटा मोटा हमारा लैंड है उस पर हम खेती भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो प्लॉट है हमारा वो भी बना रहेगा, एक तरीके से हमारा ये काम धंधा भी चलता रहेगा। और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन में क्या होता था, सप्लीमेंटरी जो उनकी इनकम जो थी ना, श्रिंक होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। कल्टीवेशन से, खेती से तो इनकम हो नहीं रही थी, तो उनको लगा यार कुछ ऊपर से पैसा मिल जाया करेगा। और फिर क्या है कि फैमिली जो है वो भी सपोर्ट करेगी काम में, है ना। अगर आपको काम मिलेगा, टोकरी बनाने का ही ऑर्डर आता है तो आपको बहुत सारा ऑर्डर मिल जाएगा, तो सारी फैमिली मिलकर बना लेगी, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। फैक्ट्री जाएगा तो एक आदमी जाएगा, तो क्या होता है विद इन दिस सिस्टम क्या होता है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। क्यों, टाउन और कंट्री मैन का ये भी आ सकता है, टाउन और कंट्री साइड में क्यों, क्योंकि जितने भी मर्चेंट थे तो टाउन में रहते थे और जितने भी लोगों से काम कराते थे वो कंट्री साइड रहते थे, तो आना जाना लगा रहता, कोई ये रिलेशनशिप बन गया था। तो मर्चेंट्स जो थे बेस्ड थे, क्योंकि टाउन्स पर वर्क के लिए नहीं, टाउन वाले मर्चेंट थे बेस्ड बिल्कुल वर्क के लिए, मोस्टली कंट्री साइड ही जाया करते थे, क्योंकि आपको पता है टाउन में उनके गिल्ड्स बन गए थे, तो जब गिल्ड्स बने तो कर नहीं पाते थे। अब जो मर्चेंट था क्लोथर कपड़े वाला जो इंग्लैंड का था, वो क्या करता था, परचेज करता था वूल, किससे, स्टेपलर से। स्टेपलर आपको बता रखा है साइड में भाई, स्टेपलर कौन पर्सन होता था, जो क्या करता था, सॉर्टिंग करता था वूल की अकॉर्डिंग टू द फाइबर, भाई फाइबर कैसा है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ से ना ये लाइन से आ जाता है कि आप बताओ क्या होता था लाइन से, ठीक है। स्टेपलर के बाद क्या होता था वो, फिर क्या होता था, यार्न जो होता वो स्पिन किया जाता था, फिर स्पिनर के पास चल जाता था। स्टेपलर के बाद क्या आ जाता था, वो स्पिनर्स के पास जाता था, पहले स्टेपलर फिर स्पिनर के पास जाता था, फिर वहाँ स्पिन वगैरह कर लेंगे तो सब्सिक्वेंट स्टेजेस होती थी, प्रोडक्शन फिर आगे बढ़ता था, फिर फुलर्स के पास जाता था, फिर डायर के पास जाता था, ठीक है। फुलर और डायर के बारे में समझ लो कि वो फुलर कौन होता था, जो इकट्ठा करता था और प्लेटिंग करता था। प्लेटिंग करना मतलब जैसे आपकी मम्मी साड़ी प्लेट्स बनाती हैं, ऐसे वो प्लेटिंग करता था इनकी, ठीक है, इस तरीके से। और फिर लास्ट में ना उस पर रंग दिया जाता था, कपड़ा वगैरह डाई कर दिया जाता। तो फिनिशिंग क्लोथ, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि जो फिनिशिंग होती थी ना वो कहाँ होती थी भाई, लंदन के एक्सपोर्ट मर्चेंट वगैरह ये सब जो थे लंदन में हुआ करती थी। लंदन तो बोल रहे थे फिनिशिंग सेंटर बन गया था, अभी सारा का सारा मर्चेंट जाते थे फिर लंदन भेज देते थे, लंदन में फिनिश हो जाता था सारा सामान। अब ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम था ये पार्ट हो गया था पूरा किसका, नेटवर्क कमर्शियल एक्सचेंज का, है ना भाई। कमर्शियल एक्सचेंज क्या होता है भाई, ये लोग पैसे देते थे उन्हें और फिर उनसे सामान ले लेते थे, तो पूरा कमर्शियल एक्सचेंज हो जाता था, पूरा इस तरीके से नेटवर्क बन गया था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम की बात चल रही है, जब वो मशीनें थी भी नहीं एक तरीके से। हमने पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी थी कि टाउन्स में गिल्ड बन गए थे और कंट्री साइड ये लोग जाने लग गए थे, कंट्री साइड के लोगों को पहले ही पैसे दे देते थे, वो लोग काम करने के लिए राजी हुए क्योंकि उन्हें उनकी जगह पर रहने को मिल गया था, ठीक है। अब एक तरीके से अब ये यहाँ पर तुम्हें बता रहे हैं कि भाई मर्चेंट जो होते थे वो वास्ट नंबर क्या होता था इनकी फैमिली, अच्छा ज़्यादातर वो क्या है ना फैक्ट्रीज में काम नहीं होता था वहाँ पे उस समय, और कहाँ फैमिली फार्म्स मतलब घरों में ही काम हो जाता था। अब हर एक स्टेज पे यानी कि स्टेपलर वाली स्टेज पे या स्पिनिंग वाली स्टेज पे 20 से 25 आदमी काम करते थे, तो एक ही मर्चेंट के अंडर में 100 मर्चेंट आ गए
वही सॉयो जो है कौन आ गए थे भाई, वर्कर्स आ जाते थे। अब आ जाओ कमिंग अप फैक्ट्री। अब फैक्ट्रीज क्यों आई, कैसे आई, क्या हुआ। जो अर्लीस्ट फैक्ट्री, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन की, जो अर्लीस्ट फैक्ट्री आई थी ना वो कब आई थी, इंग्लैंड में आई थी, 1730 में आई थी। बट इट वॉज ओनली लेट 18th सेंचुरी जब नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड हुई थी। भाई देखो 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्री आ तो गई, लेकिन धीरे धीरे मल्टीप्लाई हुई। ऐसा नहीं हो गया कि एक फैक्ट्री लगी उसके बाद तुरंत चेन लग गई, लेकिन धीरे धीरे कितना लेट 18th सेंचुरी तक आते आते, लेट 18th सेंचुरी, सोचो कितना ज़्यादा टाइम निकल गया, फिर ये फैक्ट्री मल्टीप्लाई होने लगी। फर्स्ट सिंबल हम नए इरा का देखते हैं तो कॉटन से। पहले तो देखो कॉटन बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, पहला युग अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो वहाँ पे कॉटन हिट हुआ था, इसका बहुत ज़्यादा बूम हो गया था लेट 19th सेंचुरी तक। लेकिन 1760 में क्या होता है, ब्रिटेन जो है, मतलब आपको यहाँ पर ना ये समझाया गया कि कितना बूम आया था कि 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड्स का रॉ कॉटन जो था वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए जाता था। ठीक है, कौन ले जाता था, ब्रिटेन ले जाता था, तो हमारा रॉ कॉटन कितना ज़्यादा चला गया। लेकिन 1787 की बात अगर हम करें तो 22 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया, 2.5 से 22 मिलियन तक पहुंच गया, इतना ज़्यादा हो गया। अब इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, इंक्रीज़ हो गया हमारे लिंक नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द। अब एक क्या होता है, ये इतना इंक्रीज़ हुआ तो जितने भी प्रोसेस थे ना इन बिटवीन, चाहे हमारे स्पिनिंग के हों या हमारे XYZ जितने भी प्रोसेस थे, उनमें बहुत ज़्यादा नए नए तरीके आए थे, इसीलिए इतना ज़्यादा ये इंक्रीज़ भी हो पाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि सीरीज ऑफ इन्वेंशन हुए थे ना 18th सेंचुरी में, है ना। इससे क्या हुआ, एफिकेसी बढ़ गई, मतलब कि काम करने की क्षमता उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, स्टेप्स जो भी प्रोडक्शन में होते हैं, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, सब में बहुत बढ़िया चीज़ें आने लग गई थी, सब बहुत इनहेंस होने लगा था। इससे आउटपुट बहुत अच्छा निकला था, वर्कर जो थे बहुत इनेबल हो गए थे काम करने के लिए, बिल्कुल पॉलिश्ड प्रोडक्ट्स मिलते थे, बहुत ही प्रोडक्शन जो था बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब यार्न जो आया फिर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और थ्रेड, मतलब सिंपल सी बात है, घूम फिर के तुम्हें यही समझाया जा रहा है कि जब और नई नई चीज़ें आ गई, नई नई मशीनें आ गई, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें आगे बढ़ गई। ठीक है, 2.5 से वो 22 मिलियन तक पहुंच गया था। अब रिचर्ड ऑकराइट का नाम इंपॉर्टेंट है इस लाइन में। रिचर्ड ऑकराइट ने क्रिएट की थी कॉटन मिल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लोथ प्रोडक्शन जो था वो स्प्रेड हो गया था पूरा पूरा कंट्री साइड में, कैरीड आउट विद इन द विलेजेस हाउस होल्ड। ठीक है, पूरे कंट्री, और ये घर पे ही होता था अभी तक भी। लेकिन बट नाउ अब क्या हुआ, कॉस्टली मशीनें आने लगी, कुड भी परचेज, सेटअप हुए थे, मेंटेन लोग करने लगे थे मिल को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल छा गई थी, काम अभी भी घरों में बहुत हो रहा था विद इन द मिल। और अब मिल का क्या फ़ायदा था ये तुम्हें लिखने के लिए आ सकता है। मिल के प्रोसेस में क्या होता था कि भाई पॉइंट बना के लिख देना कि इसमें क्या होता था कि भाई मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता था, एक ही छत के नीचे सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें देखना आसान हो जाता था। मोर केयरफुल सुपरविजन होता था, आप अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हो कि भाई प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हो, क्वालिटी कैसी बन रही है, लेबर सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, लेबर को आप बहुत उस पर नज़र रख सकते थे, है ना। और विच हैड बीन डिफिकल्ट, भाई अगर आप कंट्री साइड में गाँव में काम कर रहे हो तो उतना काम पर नज़र नहीं रख सकते, रोज़ थोड़ी ना जाएंगे आपके घर, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट्रीज जो थी इंक्रीज होती जा रही थी, बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप। अंग्रेज़ों की जो जगहें थी, लैंडस्केप थे, जगहें थी कह सकती हैं, वहाँ पे तो फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखो तो सब जगह आपको मिल्स वगैरह दिख जाती थी। और पता है उस समय के लोगों के लिए मैजिकल क्यों बोल रहे हैं और डेजर्ट क्यों बोल रहे हैं, डेजर्ट देखो कॉन्टेम्प्रेरीज होते हैं, मतलब उस समय के लोग जो थे वो तो चकाचौंध हो गई उनकी आंखें कि अचानक इतनी मिल्स आ गई। हर जगह देखो तो मिल्स जो हैं वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, और उन लोगों का सारा जो अटेंशन था, ठीक है, वो कॉन्सनट्रेट हो गया था इन मिल्स पे। ऑलमोस्ट सब लोग जो थे बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से इस चीज़ को देखने लगे थे कि हर गली में वर्कशॉप वगैरह थे। वो ये बोल रहे हैं कि गलियों में वर्कशॉप वगैरह अभी भी थे, ऐसा अभी नहीं बोल रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा मिल्स आ गई तो गलियों के वर्कशॉप खत्म हो गए, नहीं, अभी भी चल रहे थे। नेक्स्ट आओ पेज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉटेज। पेज मतलब क्या होता है भाई, पेज मतलब कैसी स्पीड कैसी थी। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई इंडस्ट्रीज आई कारखानों का उदय हुआ, हमने पढ़ लिया, पहले कॉटन का उदय हुआ, हमने ये पढ़ लिया कॉटन इंडस्ट्रीज़ का। फिर हमने पढ़ा मशीनें बहुत सारी आई थी तो उससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फिर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ गई इस तरीके से। अब जब मिल आ गई तो फिर काम देखना आसान हो गया, मजदूर में नज़र रखना आसान हो गया, और लोग जो थे उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। अब हम देखते हैं औद्योगिक की जो रफ्तार थी वो कैसे बढ़ी। हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितना तेज़ी से बढ़ा था। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही है कि फैक्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई थी। फर्स्ट पहला मॉडर्न डायनेमिक इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन व क्लियरली कॉटन की थी और मेटल की थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई पहले अगर हम देखें डायनेमिक क्या होता है, गतिशील, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, तो हमने देखा भाई पहले कॉटन की थी, बाद में मेटल आ गया। अब कॉटन के बाद मेटल क्यों आया इतना ज़्यादा, जब हमने देखा कि कॉटन जो था बहुत लीडिंग सेक्टर बन गया फर्स्ट फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन के। 1840 तक ये कहानी चलती रही कि कॉटन जो था बिल्कुल लीडिंग सेक्टर बन गया था। आफ्टर दैट आयरन जो स्टील इंडस्ट्री है उसको भी रास्ता मिल गया था एक तरीके से। आफ्टर क्या होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लेट द वे। इसके बाद क्या होता है, लेट द वे का मतलब क्या होता है, देखो आगे निकल गई। पहले कॉटन की इंडस्ट्री आगे थी 1840 तक की बात करें तो, लेकिन उसके बाद आयरन और स्टील की इंडस्ट्री आगे निकली। क्यों निकली भाई, लोगों ने कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी तो एक्सपेंशन हो गया रेलवे का। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि रेलवे जब आया
ठीक है। तो इन इंग्लैंड अगर हम बात करें 1840 में जो कॉलोनीज थी ना फ्रॉम 1860 तक, द डिमांड फॉर आयरन और स्टील बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई फिर एक तरीके से विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840 एंड इन द कॉलोनीज फ्रॉम 1860। जो डिमांड थी वो आयरन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर अगर हम बात करें 1817 की, तो ब्रिटेन जो था ना एक्सपोर्ट करने लगा था आयरन और स्टील को लगभग कितने पॉइंट का, 77 पॉइंट, जो कि डबल वैल्यू हो गई थी कॉटन की एक्सपोर्ट की। पहले कॉटन बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अब क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि रेलवे वगैरह आ गई, ठीक है, कॉलोनीज बन गई, लोग इधर उधर जाने लगे, कॉलोनी बनेगी तो अपनी कॉलोनी पर आना जाना भी पड़ेगा। अब सेकंड रीजन दे रखे हैं कि जो नई इंडस्ट्रीज थी कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस। अब ऐसा नहीं था भाई, जो नई इंडस्ट्रीज आ गई थी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को एकदम ही डिस्प्लेस कर पाती। इवन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अगर हम बात करें तो 20% टोटल वर्कफोर्स पूरे देश में जितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 80% अभी भी किस में लगे हुए थे, ऐसे ही कामों में लगे हुए थे, घरेलू वाले हाथ से जो होते थे सामान। जो वर्कफोर्स था ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री सेक्टर में केवल 20% लोग आए थे। और टेक्सटाइल जो था डायनेमिक सेक्टर था। टेक्सटाइल डायनेमिक का मतलब गति बढ़ती जा रही थी, उसकी स्पीड बहुत थी उसमें, बट लार्ज पोर्शन अगर हम बोले आउटपुट जो था वॉज प्रोड्यूस विद इन द फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स। ठीक है, फैक्ट्री के बाहर ही होता था, घरों में ही हो रहा था। थर्ड देखा रखा कि जो पेस था ऑफ द चेंज ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर। हम नहीं कह सकते कि जो स्पीड है उसकी स्टीम पावर कॉटन से हम उसे देखेंगे या मेटल इंडस्ट्रीज से नापेंगे, बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली सेगमेंट इधर। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि सब कुछ रुका हुआ था इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और ऑर्डिनरी और स्मॉल इन्वेंशन जो थे वो बेस थे किसके, ग्रोथ फॉर जो नॉन मशीनों वाली चीज़ें थी वो वाले सेक्टर, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग कोई मशीन से थोड़ी बन रही थी, आदमी बना रहा था जाके, पोल्ट्री का काम है तो घड़ा कोई आदमी बना रहा था, मशीनें नहीं बना रही थी। तो इस तरह के फर्नीचर का काम, ये सब चीज़ें चल रही थी। फोर्थ आ जाता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रहे थे वो बहुत स्लोली हो रहे थे। अब हुआ कि स्लोली क्यों हो रहे थे, दे डिड नॉट स्प्रेड। ऐसा नहीं कि ड्रामेटिकली अब आपने रात को सोया अगले दिन तमाम मिल्स और फैक्ट्रीज आ गई। नई टेक्नोलॉजी ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ जब बहुत तेज़ी से सामान बन रहा है भाई। नई टेक्नोलॉजी के कारण थे कि भाई एक्सपेंसिव बहुत जाती थी, मर्चेंट जो थे, इंडस्ट्रीज जो भी थे बहुत ही कॉशियस थे इसके यूज़ के लिए। भाई मशीन यूज़ करेंगे बहुत पैसा लग जाएगा, ब्रोक डाउन हो गई तो रिपेयर में बहुत पैसा लग जाएगा। और दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स जैसे क्लेम करते थे कि भाई हम तो बहुत बढ़िया सामान बनाते हैं। हाथ वाले कहते थे मशीनें इतना अच्छा थोड़ी बना सकते हैं। ओब्वियसली हाथ का काम की चीज़ें अमीर लोगों के ज़्यादा यूज़ आती थी। अगर हम कंसीडर करें स्टीम इंजन, जो कि किसने बनाया था स्टीम इंजन का केस, तो जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया था स्टीम इंजन को। इंपॉर्टेंट लाइन है, जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया था स्टीम इंजन को। बनाया किसने था, न्यू कॉमन मैन ने, ठीक है। और उसने फिर जेम्स वॉट ने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया था। कब, 1781 में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 1781 में जेम्स वॉट ने नया इंजन जो इम्प्रूव किया उसने अपने नाम, पेटेंट कराने का मतलब होता है अपने नाम पे, फिर वो किसी दूसरे के नाम पे नहीं गिना जाएगा। तो इसका जो फ्रेंड था ना, एक इंडस्ट्रियल फ्रेंड था, उसका इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड था मैथ्यू बोल्टन। इसने मैन्युफैक्चर किया था नया मॉडल, बट फॉर ईयर्स क्या हुआ, ही कुड नॉट फाइंड। अब इसने नया मॉडल तो बना लिया अपने स्टीम इंजन का, लेकिन उसको कोई बायर ही ना मिले। एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन। इससे ज़्यादा स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड भी नहीं थे, खरीद ही नहीं रहे थे ना लोग, खरीद नहीं पा रहे थे। अब खरीद क्यों नहीं रहे थे, तो मैं बता दिया, एक्सपेंसिव लगता था लोगों को, लगता था कि भाई हाथ से काम कराना ज़्यादा अच्छा होगा, आसान है, मतलब ज़्यादा उसमें घुसना नहीं चाहते थे टेक्नोलॉजी में लोग, ठीक है। अब क्या होता था कि ऑल ओवर इंग्लैंड अगर हम देखें तो 80 ऑफ दीज 80 किस में थे, कॉटन इंडस्ट्रीज में। थोड़ा सा डाटा याद कर लो क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। 80 कॉटन इंडस्ट्री में लगे थे, 9 जो थे वूल इंडस्ट्री में लगे थे, रेस्ट माइनिंग में लगे हुए थे, कैनल वर्क और आयरन वर्क में लगे हुए थे, ठीक है। रेस्ट जो थे माइनिंग, कैनल वर्क और किस में लगे हुए थे भाई, आयरन वर्क में लगे थे। स्टीम इंजन वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। स्टीम इंजन इससे ज़्यादा कहीं और यूज़ ही नहीं हो रहे थे। तो टिल मच लेटर का हम देखते हैं, सो इवन द मोस्ट पावरफुल नई टेक्नोलॉजी जो थी वो इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वॉज स्लो थी और एक्सेप्टेड बाय नजर। स्लो क्यों थी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आपको बताया जा रहा है भाई इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी को भी लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया है, अचानक से चेंज नहीं आए थे। तो हिस्टोरियंस नाउ हैव कम टू इंक्रीजिंग रिकग्नाइज दैट द टिपिकल वर्कर इन द मिड 19th सेंचुरी वाज नॉट अ मैकेनिक ऑपरेटर। भाई सारे जो टिपिकल वर्कर थे वो कोई मैकेनिक ऑपरेटर नहीं थे, मशीनें नहीं चलाते थे, बट द ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और लेबरर थे। बस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। छोटा सा एक रिविजन था इसका, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।